एग्जाम में पैटर्न हर बार चेंज हो रहा है, सिर्फ पैटर्न ही चेंज हो रहा है, एग्जाम हार्ड नहीं आ रहा है। एक तो हर बार कुछ ना कुछ सरप्राइज मिलना, दूसरा वो चलता हुआ उल्टा काउंटडाउन। तो ऐसे कि यार आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा क्योंकि एनटीए आपको डिफाइंड सिलेबस नहीं दे रहा है। पैसेज को देखकर या फिर पैसेज के लेंथ को देखकर बच्चा घबरा जाता है। ये एक अगर फियर है बच्चों में तो ये विद प्रैक्टिस, विद मॉक टेस्ट एंड विद प्रॉपर गाइडेंस इन चीजों को वो ओवरकम कर सकते। सर ये सवाल आज से 500 साल पहले भी था और आने वाले 500 साल बाद भी रहेगा, बट अगर वो 600 to 800 इडियम्स भी कर लेता है तो वो कॉन्फिडेंस से एग्जाम में जा सकता है। सीयूडी एग्जामिनेशन की बात करें तो यहाँ पर 63 सब्जेक्ट ऐसे हैं इसके एग्जामिनेशन पैटर्न के अंदर, और उनमें से 33 लैंग्वेजेस होती हैं और वहाँ पर एक लैंग्वेज है इंग्लिश लैंग्वेज, जो कि हमेशा से हाईएस्ट टेकन टेस्ट रहता है। चाहे आप 2022 की बात करें, 23 की बात करें या 24 की बात करें, एनटीए ने इसका सिलेबस भी कंप्लीटली तरीके से डिफाइन नहीं किया हुआ है, और यही एक बड़ी वजह है एनटीए के पास, जिसको लेकर एनटीए हर बार इसके अंदर गेम खेलता है। सो हाय एवरीवन, मेरा नाम है आकाश शुक्ला एंड टुडे वी आर गोइंग टू हैव अ पॉडकास्ट विद यू, जहां पर मैंने आप सभी के कमेंट्स लिए हैं सीयूटी इंग्लिश से रिलेटेड, और हमारे साथ जुड़ चुके हैं अभियान सर। हाय अभियान सर। सो अभियान सर से आपके एक एक क्वेश्चन का जवाब हम लेने की कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस पॉडकास्ट को। तो सबसे पहला सवाल अभियान सर आपसे, ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर एकदम अमिताभ बच्चन वाले स्टाइल में। तो सर ऑन अ वेरी सीरियस नोट, अगर मैं 2022 या 23 की बात करूँ, हाईएस्ट टेकन टेस्ट तो रहा ही है सीयूटी एग्जाम में, और यहाँ पर मेरे पास ये आंकड़े हैं कि 4,85,000 बच्चे अपीयर हुए 2022 में, उनमें से केवल 8,236 बच्चों का 100% डायलर सीयूटी इंग्लिश के अंदर, केवल 1.69% का सक्सेस रेट। 2023 में 5,685 बच्चों का 100% डायलर आउट ऑफ 7.19 लाख। अब आप 2024 की बात करें, 1,683 बच्चों का 200 आउट ऑफ 200 और 8,22,000 से भी ज़्यादा बच्चे अपीयर हुए। 2022 में ये सक्सेस रेट 1.69% का हुआ करता था, 2024 में गिरते गिरते ये 0.20% का रह गया। तो क्या ऐसी वजह है कि इतना कम सक्सेस रेट और ये गिरता हुआ ही आ रहा है सीयूटी इंग्लिश के अंदर? सर देखिए, ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि ये सक्सेस रेट कम क्यों होता जा रहा है। आई थिंक इसका सबसे बेसिक रीज़न यही हो सकता है क्योंकि सीयूटी एग्ज़ाम अभी नया है और अभी भी एनटीए का कोई स्ट्रक्चर नहीं है। वो आपको ये नहीं बताता है कि वो किस सेक्शन से कितने क्वेश्चंस पूछने वाला है। तो बच्चे बहुत अच्छी प्रिपरेशन करके जाते हैं, बट एग्जाम में पैटर्न हर बार चेंज हो रहा है, सिर्फ पैटर्न ही चेंज हो रहा है, एग्जाम हार्ड नहीं आ रहा है। बट क्योंकि पैटर्न चेंज हो जाता है और प्लस एग्जाम फियर एक बहुत बड़ी चीज़ है, जो बच्चे शायद मॉक्स में काफ़ी अच्छा करते हैं बट ऑन दैट गिवन डे वो अपने मॉक के परफॉर्मेंस को रेप्लिकेट नहीं कर पाते हैं। तो आई थिंक दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस। अब एक तो हर बार कुछ ना कुछ सरप्राइज मिलना, दूसरा वो चलता हुआ उल्टा काउंटडाउन जो वहाँ पर कंप्यूटर स्क्रीन पर रहता है, बच्चों को बहुत परेशान करता है। तो अब तो ऐसा ऑनलाइन मोड में होने वाला है वापस से एग्ज़ाम। तो जैसे मैंने आपसे बात करी तो फैक्चुअल, नैरेटिव और लिटरेरी ये 3 पैराग्राफ दे, लेकिन पोइट्री एक्सट्रैक्ट भी पूछ लिया एनटीए ने। पोइट्री एक्सट्रैक्ट भी पूछा, और फिर जो स्ट्रक्चर नहीं है एग्जाम का, आई थिंक उसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये वेग सिलेबस। आई थिंक मैं ये हर जगह कोई भी बच्चा मुझसे पूछता है कि सर से क्या पढ़ना है, तो आई से कि यार आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा क्योंकि एनटीए आपको डिफाइंड सिलेबस नहीं दे रहा है। और पूरा पढ़ने के बाद भी एक चीज़ हम ज़रूर समझ सकते हैं कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का वेटेज अच्छा खासा रहा है। अगर मैं कुछ भी रीड कर पा रहा हूँ पिछले 3 सालों में, तो आई वुड से यही एक चीज़ है जो काफ़ी फिक्स्ड है जो। और इस बार तो बहुत सारा देखा गया वेटेज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का, कितना 24 क्वेश्चंस विच वाज वेरी सरप्राइजिंग फॉर द स्टूडेंट्स। बच्चे पैनिक कर गए एग्जाम सिनेरियो में। ये मैं नहीं कहूँगा बिल्कुल भी कि पैसेजेस टफ थे या पैसेजेस में कुछ इन्फरेंशियल रीडिंग करना था, ऐसा कुछ नहीं था। बट हाँ, क्योंकि वो सोच के गए थे कि 3 पैसेज आने और 4 आ गए, तो आई थिंक दैट वाज सरप्राइजिंग। तो जब भी आप एनटीए के एग्जाम में जा रहे हैं, खासकर सीयूईटी जैसे नए एग्जाम में, बी प्रिपेयर्ड फॉर एनीथिंग एंड एवरीथिंग। कुछ भी एनटीए आपसे पूछ, मतलब एक स्टूडेंट की साइकी भी होती है, खासकर वो बच्चे जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। जो पैसेज होता है ना, पैसेज भले ही आसान हो या डिफिकल्ट हो, पैसेज को देखकर या फिर पैसेज के लेंथ को देखकर बच्चा घबरा जाता है। लेंथ एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि अगर कोई लेंथी पैसेज है और उसका लैंग्वेज ईजी भी है, तो भी बच्चा उसे अटेम्प्ट करने में से थोड़ा हिचकिचाता है। वो हेजिटेंट होता है कि यार जाऊँ नहीं जाऊँ, टाइम देने के बाद भी क्वेश्चंस बनेंगे या नहीं बनेंगे। तो आई वुड से ये एक अगर फियर है बच्चों में, तो ये विथ प्रैक्टिस, विथ मॉक टेस्ट एंड विथ प्रॉपर गाइडेंस इन चीज़ों को वो ओवरकम कर सकते हैं। जो आउट ऑफ 50 क्वेश्चन, 24 क्वेश्चन वर देयर फ्रॉम द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड रेस्ट 26 क्वेश्चन वर फ्रॉम द ग्रामर एंड वोकैब। बच्चा एकदम से उसने पैसेज स्किप कर दिए, बच्चा जा रहा है 26 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के लिए।
अब 26 में से ऐसा तो हो नहीं सकता कि 26 के 26 उसको आए, क्योंकि एग्जामिनर भी बड़ा चतुर चाणक्य होता है, वो ऐसे ही सेट करता है कि बच्चे को पूरा पेपर आए ना, मतलब पूरा कंप्लीट कर ही नहीं सकता बच्चा, कहीं ना कहीं तो अटकता है। ऐसी वो ग्रामर का वेटेज सेट करता है, ऐसी वो कैब का, यार वो कैब में ये 4 सवाल है बच्चों को ना आने चाहिए, ग्रामर में ये 5 सवाल है बच्चा नहीं कर पाएगा, तो वो 4 या 5 लगभग 9 या 10 सवाल तो बच्चे के वहीं चले गए, तो बच्चे केवल 16 सवाल, 16 या 17 क्वेश्चन कर पाता है, फिर मजबूरी में उसको रीडिंग कॉम्पिटिशन में आना ही पड़ता है, जबकि वो डर रहा होता है स्टार्टिंग में। तो एक ये भी बड़ी वजह मुझे लगती है कि ऐसा होगा। सर ये एक बड़ी वजह है, और एग्जाम में हर बच्चा अपनी स्ट्रैटेजी अपना प्लान लेकर जाता है, बट सीयूईटी के लिए हम बच्चों को यही गाइड करते हैं कि भाई तुम प्लान ए तो लेकर जाओ ही, साथ साथ उसके साथ तुम्हारे प्लान बी सी डी से लेके प्लान जी तक तुम्हारे पास होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम अनप्रिडिक्टेबल है, एग्जाम का कोई फिक्स्ड पैटर्न नहीं है, तो किसी भी एक चीज पे आप बहुत ज्यादा रिलाय करोगे तो आप एग्जाम में फंसोगे जाके। सही बात है। एक और बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि एनटीए के वेबसाइट पर लैंग्वेज का सिलेबस डिफाइन नहीं है। लैंग्वेज के सिलेबस की तरफ जब हम जाते हैं तो वही 4-5 हेडिंग लिखे हुए होते हैं, और जब आप प्रीवियस पेपर की एनालिसिस करते हैं तो वहाँ पर 16, 17, 18 टॉपिक तक होते हैं, और हर बार कुछ ना कुछ नया जुड़ रहा है। तो इसका क्या रोल है, मतलब क्या इस वजह से भी बच्चों का सक्सेस रेट कम है, या फिर कुछ ऐसी? ये सिलेबस डिफाइंड ना होना, अब इसको मैं ब्लेम नहीं करूंगा, क्योंकि एग्जाम को अब 3 साल हो चुके हैं। फर्स्ट ईयर जब एग्जाम कंडक्ट हुआ था 2022 में, तब मैं ये कह सकता था कि सिलेबस मुझे नहीं पता था। 23 भी सरप्राइजिंग था, मान सकता हूँ, बट 2 साल के बाद बच्चों को इस चीज़ का अंदाज़ा लग जाना चाहिए था कि सिलेबस में जो लिखा है वो पढ़ना है, और सिलेबस में जो नहीं लिखा है वो तो बिल्कुल पढ़ना है। मतलब आप कुछ भी छोड़ नहीं सकते, एंड एज आई सेड एनीथिंग एंड एवरीथिंग आप एग्जाम में ये एक्सपेक्ट करो जाके। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज फॉर ऑल दी स्टूडेंट प्रिपेयरिंग फॉर CUET 2025 या फिर अपकमिंग एग्जामिनेशन ऑफ CUET, कि आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस कर लें। और इसके बाद आपने क्या बताया सर, कि एक तो प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस हो गया, दूसरा कि जो भी सब कुछ पढ़ना है, प्रिपरेशन हर चीज़ की करनी। मतलब मैं हमेशा कहता हूँ कि प्रीवियस ईयर पेपर एक बहुत बड़ा इंडिकेटर होता है ये पता करने के लिए आगे एग्जाम में क्या होना है। बट अगर हम CUET की बात करते हैं तो अभी एग्जाम को 3 साल ही हुए, तो प्रीवियस ईयर्स से अगर मैं कुछ भी सीख सकता हूँ तो वो ये है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए आपको तैयार रहना है, और उसके अलावा ग्रामर वोकैबुलरी में एनटीए का काफ़ी वास्ट सिलेबस है, और द बैड पार्ट इज कि वो सिलेबस डिफाइन भी नहीं है। अच्छा सर, हमारे जो दोनों सवाल थे उनके अंदर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का काफ़ी जिक्र हुआ है, ऐसा लग रहा है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन द किंग ऑफ CUET इंग्लिश, शायद किंग तो हर एक इंग्लिश के सेक्शन में होता ही है। तो ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बच्चों को, खासकर जो क्लास 12th वाले बच्चे हैं, बहुत छोटे बच्चे होते हैं, कहीं बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें तो क्लास 12th के बाद जब ग्रेजुएशन कर लेते हैं, बैंक, SSC या फिर IAS वगैरह इन सब के जो एग्जाम्स होते हैं, वहाँ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आ रहा, उसकी लेंथ अच्छी होना अच्छी बात है, लेकिन क्लास 12th वाले बच्चों को कैसे प्रिपेयर करना चाहिए? आई थिंक जब वो अपने बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उन्हें ये बोर्ड प्रिपरेशन के टाइम भी सोचना चाहिए कि जो मैं पढ़ रहा हूँ ये चीज़ मुझे CUET में हेल्प कैसे करेगी, क्योंकि अल्टीमेट एग्जाम आज के समय में CUET है। तो आई वुड से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का लेंथ इतना बड़ा फैक्टर नहीं है अभी भी और एनटीए अपनी तरफ से आपको 10 क्वेश्चंस का मार्जिन तो दे ही रहा है। वो तो आपसे कह रहा है कि 50 में से आप 40 ही करो, वो नहीं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि आपको 4 RC दे रहे हैं तो आपको 4 ही करने चाहिए। बट अगर आप 2 भी कर रहे हैं तो मेक श्योर कि वो आप पूरी एक्यूरेसी से करने जाओ, और 2 करना आई थिंक एनटीए बच्चों से कुछ ज़्यादा नहीं मांग रहा है, 2 डुएबल है। बच्चे पूछते हैं कि हम कैसे बहुत जल्दी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़कर एक कंक्लूजन पर आ सके, तो उसका क्या तरीका है? सर रीडिंग इज समथिंग जो करते करते ही स्टूडेंट बेहतर होता है। इट इज़ नॉट समथिंग कि रातों रात बच्चा उस चीज़ में अच्छा हो जाएगा। इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, आपने क्या पढ़ा दैट इज़ ओनली 50% ऑफ योर जॉब। बाकी का 50% आप प्रैक्टिस के थ्रू ही बढ़िया कर पाओगे। तो प्रैक्टिस के अलावा आई वुड से मेरे पास इस चीज़ का कोई सोल्यूशन नहीं है। सो मोर एंड मोर रीडिंग एंड मोर प्रैक्टिस यू विल बी एबल टू सॉल्व द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। एग्जैक्टली सर, एक तो CUET एग्जाम में पूछे जाने वाली इंग्लिश और एक बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाली इंग्लिश, ये कितनी हद तक सिमिलर है या फिर इनके अंदर कोई डिफरेंस है या नहीं, इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए आप। सर क्वेश्चंस में ऑब्वियसली डिफरेंसेस तो काफ़ी हैं, बट अगर मैं ये देखूं कि मैं अपनी NCERT से CUET में कैसे बेनिफिट मुझे मिल सकता है, तो मुझे हर चैप्टर को CUET की नज़रों से ही देखना है। लाइक अगर मैं स्टार्ट करूं विद द फर्स्ट चैप्टर जो बोर्ड में होता है, द 3rd लेवल चैप्टर है जो, तो उसका जो मेन कैरेक्टर है चार्ली की पर्सनैलिटी के बारे में आप जो वर्ड सीख रहे हैं, जो उसका शौक था स्टैम्प कलेक्शन,
अगर आप उन सारी चीज़ों को CUET की नज़रों से देखोगे तो CUET में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि वन हू लव्स टू कलेक्ट स्टैम्प्स, उसके लिए क्या वर्ड होता है। तो जब आप चार्ली के कैरेक्टर को पढ़ रहे हो, उसको 12th तक के पॉइंट ऑफ व्यू से मत देखो, उसके अराउंड और क्या क्या वोकैबुलरी आप बिल्ड कर सकते हो, इस पर आपको ध्यान देना चाहिए। कनेक्टिंग द डॉट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप 12th में Indeed. पढ़ते पढ़ते CUET को कैसे फील कर सकते हैं। इंडीड। अगर कोई एक्स्ट्रा गाइडेंस लेना है तो उसके लिए भी जा सकते हैं कि हाँ वोकैब या ग्रामर को कैसे प्रिपेयर करना। बहुत कुछ है सर, मतलब अगर आप इंग्लिश की बात करते हैं तो एक आज से 5 साल पुराना भी अगर आप न्यूज़पेपर भी उठा लेंगे पढ़ने को, तो आई थिंक उसमें भी अनलिमिटेड इन्फॉर्मेशन है, अनलिमिटेड नॉलेज है आपके लिए। मुझे लगता है कि इंग्लिश एक ऐसा सेक्शन है जो कि बहुत रिसर्च बेस्ड सेक्शन है, मतलब इसमें अनलिमिटेड चीज़ें हैं। जितना कोई बच्चा या कोई भी फैकल्टी या फिर कोई भी बहुत बड़ा प्रोफेसर PhD वाला भी वो पढ़ते रहते हैं इसको कि यार नेवर एंडिंग है सर, वो प्रोसेस नेवर एंडिंग है। बट अगेन हमें अपना स्कोप CUET तक रखना है, तो अगर इंग्लिश एज अ लैंग्वेज आपको, इफ़ यू लव इंग्लिश, आपके पास पूरी लाइफ है, आप पढ़ सकते हो। बट अभी जब आप पढ़ रहे हो तो आपको अपना जो भी टाइम है वो सिर्फ वहीं तक रिस्ट्रिक्ट करना है कि यार ये चीज़ें मुझे CUET में कैसे हेल्प कर सकती हैं, और CUET पे ही फोकस करके आपको NCERTs भी पढ़नी चाहिए। एंड दैट कैन बी डन, जो कि हमें कौन कौन से एरियाज पे फोकस करना है विद द हेल्प ऑफ द प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस। यस, प्रीवियस ईयर पेपर्स एक अच्छा खासा इंडिकेटर है, बट प्रीवियस ईयर पेपर्स पे हम 100% रिलाय नहीं कर सकते बिकॉज एग्जाम अभी नया है। एक ऐसा सवाल जो कि बच्चे हमेशा पूछते हैं कि वोकैब कैसे, मतलब वोकैब जैसी शब्द आ जाता है ना तो वो है ना, वो शब्दकोश हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी, सबसे पहले वो दिमाग में आ रहा है कि यार वो अनलिमिटेड होता है, इतनी मोटी मोटी डिक्शनरीज होती हैं, तो ये वोकैब पार्ट को कैसे बिल्ड किया जाए? सर ये सवाल आज से 500 साल पहले भी था और आने वाले 500 साल बाद भी रहेगा बच्चों को कि सर वोकैबुलरी का क्या करना है। मतलब बच्चे ऐसे टेंशन में आ जाते हैं कि सर वोकैबुलरी का क्या करना है। हर टीचर ये कहता है कि वोकैबुलरी इनडेफिनेट है, वोकैबुलरी अनलिमिटेड है, बहुत कुछ होता है पढ़ने को। बट उस बहुत कुछ में भी कुछ तरीके हैं कि अगर मैं प्रीवियस ईयर पेपर्स पे थोड़ा ध्यान दे लूँ, अगर मैं ईडियम्स एंड फ्रेजेस का ही एग्जांपल लूँ, अगर मैं ईडियम्स एंड फ्रेजेस पढ़ रहा हूँ तो जितने ईडियम्स एंड फ्रेजेस हैं वो सारे पढ़ पाना तो पॉसिबल नहीं है किसी बच्चे के लिए। बट अगर वो 600 to 800 ईडियम्स भी कर लेता है तो वो कॉन्फिडेंस से एग्जाम में जा सकता है। आई एम नॉट सेइंग कि उतने ही होते हैं, बट उसको एक कॉन्फिडेंस होगा। अब ये 600-800 भी उसको पूरी लिस्ट बना के याद नहीं करना है, वो थीम्स बनाए। अगर वो डॉग को उठा लेता है, अगर वो एनिमल्स की बात करता है, या डॉग से सीखने के लिए मेरे पास 6-7 ईडियम्स होते हैं, कैट के ऊपर 6-7 ईडियम्स होते हैं, तो ऐसे कैटेगरी बना बना के पढ़ेगा तो चीज़ें और इंटरेस्टिंग हो जाएंगी और वोकैबुलरी इतना जो बड़ा सवाल है, इतना बड़ा बर्डन है, वो नहीं लगेगा बच्चों को। क्या सर वोकैबुलरी में कुछ नए नए वर्ड ईजाद होते रहते हैं, या फिर ईजाद के ईजाद तो पहले ही हो जाते हैं, कुछ नए नए वर्ड्स बहुत यूज़ होते हैं, फ्रिक्वेंट यूज़ होते हैं, चाहे वो आर्टिकल्स की बात करें, न्यूज़पेपर की बात करें, क्या उन पर फोकस करना या वहाँ से स्टार्ट करना सही रहेगा या कैसे? मतलब देखिए वोकैब बिल्डिंग में प्रीवियस ईयर का क्या रोल होता है, मैं अगर एक एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं तो अगर मैंने 2022 में कोई वर्ड पूछा है, शॉर्टेज वर्ड का मैं कहता हूं, अगर मैंने सिनोनिम पूछा है, अब 2023 में जब मैं फिर से पेपर बनाने जा रहा हूं ना, तो एज एन एग्जामिनर मैं भी अब प्रीवियस ईयर देखूंगा कि मैंने क्या क्या पिछले बार दिया था। बच्चे की जिम्मेदारी ये बनती है कि अगर शॉर्टेज एक बार एग्जाम में आ चुका है तो ही शुड मेक श्योर कि अब शॉर्टेज के अराउंड जितने वर्ड हो सकते हैं, पॉसिटी, डर्थ, स्कार्सिटी, ये सब उसके पास कंपाइल होने चाहिए। तो ये एक अच्छा अप्रोच हो सकता है। बट देन अगेन कोई भी टीचर वोकैबुलरी में गारंटी नहीं कर सकता कि बेटा जितना हमने पढ़ाया है वही सब कुछ है, बट अप्रोचेज हम जरूर बता सकते हैं। अप्रोचेज पता होनी चाहिए बच्चों को, जिससे कि वो कम से कम ऑप्शन एलिमिनेशन कर सके, है ना। अच्छा, एक और क्वेश्चन, शायद लास्ट का क्वेश्चन है कि ऐसी कौन सी 3 बातें, ये मेरी तरफ से, ये बच्चों की तरफ से नहीं है, कुछ मैं भी अपना डाल देता हूँ यार, तो ऐसी 3 कौन सी बातें हैं जो बच्चों को ध्यान में रखनी चाहिए व्हाइल स्टार्टिंग देयर प्रिपरेशन फॉर द CUET इंग्लिश? सर पहली चीज़ कि CUET एग्ज़ाम ईजी नहीं है। बच्चे अभी तक शायद उसी नींद में है कि जब हमारे बोर्ड्स हो जाएंगे तब हम CUET प्रिपरेशन करेंगे। तो बच्चों एग्जाम इजी नहीं है, बट एग्जाम डूएबल है। नंबर 2, जैसे ही आप एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। एंड नंबर 3, जो बचा सिलेबस है वोकैबुलरी एंड ग्रामर, अगर आप प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ उसको उठाओगे, मुझे नहीं लगता कि उसमें कुछ भी ऐसा है जो आपको ट्रबल करेगा। एक और जोड़ दो अपनी तरफ से, 3 एक और जोड़ देता हूँ। एज आई सेड कि एक्सपेक्ट एनीथिंग एंड एवरीथिंग व्हेन इट कम्स टू द CUET एग्जामिनेशन। आप प्लान ए के साथ एग्जाम में नहीं जा सकते, आपके पास
पूरे ए से जेड तक प्लान्स होने चाहिए, A to Z होना चाहिए, ए जैसे टू आपने जी बताया, होना चाहिए, बिल्कुल हैज़ ऑलवेज बीन अनप्रेडिक्टेबल क्योंकि इट इज। ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच अभियान सर। सो आई होप गाइस जो भी आपने क्वेश्चन पूछे थे उनका जवाब आपको मिल गया होगा, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस पॉडकास्ट नाउ यू हैव अ सॉलिड स्ट्रैटेजी फॉर द CUT English exam. Wish you a very good luck. Do let us know what are your questions now for the CUT English or या फिर for rest of the subject as being asked in the CUT examination. This is Akash Ruga signing off and good luck for the examination. If you are preparing for CUT examination, then you can visit us at www.toprankers.com and you can explore our CUT and board courses. अगर आप चाहते हैं एक फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग सेशन बुक करना हमारे या फिर हमारे काउंसलर्स के साथ, then you can connect us at 7676534400. Thank you.